हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 डिस्कस करने आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, और इसमें जो x का मान पूछ रहा है, ये क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा होगा कि इसमें जो x देख रहे हैं आप, ये x क्या है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये आप फिगर देख लीजिए कायदे से, और जो आपको x को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये कौन सा भाग है जनरेटर का। तो बच्चों, जो आपको मैंने भाग दिखा है वो क्या है, आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर राइज़र है, कम्यूटेशन सेगमेंट है। तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटर राइज़र। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर राइज़र। ठीक है, ये क्या होता है, कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ठीक है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। चलिए फिगर देख लेते हैं। बच्चों ये फिगर है। अब ये पूछ रहा है कि जो आपको फिगर दिया है, ये पूछा है कौन सा जनरेटर है। ठीक है, ये कौन सा जनरेटर है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में फिगर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो कोशिश करिएगा फिगर वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। तो आपसे पूछा है ये कौन सा आपका जनरेटर है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, डिफरेंस शॉर्ट शंट कंपाउंड है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड है। तो जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो आपका क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। पोल टिप है, पोल कॉइल है, पोल कोर है, पोल शू है। चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। बच्चों आप फिगर देख रहे होंगे, ये जो फिगर है इसमें जो x का मान, ये जो x इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, ये क्या पूछ रहा है। तो बच्चों ये आपका क्या है, पोल शू है। क्या है ये, पोल शू है। पोल शू का काम क्या होता है कि फ्लक्स को एयर गैप में क्या करता है, समान रूप से वितरित करता है। आप इसका काम भी समझ लीजिए। इसका काम क्या है, जो पोल शू होता है वो क्या करता है, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। और ये आपका क्या है, जो एक्स दिखा रहा है, ये आपका क्या है, पोल शू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक फिगर दे दिया गया, ये देख रहे हैं आप फिगर, ये आप एक फिगर देख रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा फिगर है, ये जनरेटर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसके चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर के ऑप्शंस क्या है, स्टेटर है, योक है, पोल कोर है, पोल शू है। तो बच्चों जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो आपका क्या है, योक है। क्या है, योक है। योक किसका बना होता है, ये बना होता है आपका कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मशीन को बाहरी आघातों से बचाता है और क्या करता है, मशीन के सारे पार्ट्स को धारण करता है और फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि आपको एक जनरेटर का जो है कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। अब आपसे पूछा, ये जो x दिखा रहा है आपको, ये पूछा क्या है ये आपका। ठीक है, ये आपका क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। तो बच्चों ये क्या है आपका, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। ठीक है,
क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होते हैं? क्यों होते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, विंडेज लॉसेस को कम करने के लिए, नन। तो बच्चों क्या होता है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट किससे करते हैं? वार्निश से करते हैं। और जो कोर की थिकनेस होती है वो क्या होती है, 0.35 mm से 0.50 mm होती है, ठीक है। और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? देखिए आपका ये फील्ड है और ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका लोडर है। अब ये कह रहा है ये जो फील्ड है ये आपके आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है, तो इस जनरेटर का नाम क्या होगा? शंट जनरेटर होगा, कंपाउंड जनरेटर होगा, सीरीज जनरेटर होगा, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका शंट जनरेटर होगा। शंट माने क्या होता है? पैरेलल, ठीक है। और ये जो तीनों जनरेटर हैं यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो बच्चों क्या करते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए इसका एक फिगर देख लेते हैं। ये फिगर से रिलेटेड है, देखिए फिगर है। अब इसमें पूछा ये जो तार हैं, ठीक है, इनका क्या मतलब क्यों यूज़ करते हैं? क्या करते हैं? ये क्या करता है? मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज और शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ धारा की दिशा को आसानी से बदलता है, पलटना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है? कम्यूटेशन में क्या करता है? मदद करता है, जिससे कम्यूटेशन कब होगा? जब धारा की दिशा क्या होगी? बदलेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका सही है, चौथा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबे अब देखिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है ये उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, ये आपके पूछा है इस उपकरण का नाम क्या है? मेगर नाम है, भू प्रतिरोध परीक्षक नाम है, आंतरिक ग्राउलर नाम है, बाहरी ग्राउलर नाम है। तो बच्चों ये क्या है आपका? बाहरी ग्राउलर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का फिगर है, चित्रण है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का फिगर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटर का भाग दे दिया गया, देख रहे हैं आप, आपको जैसा फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्या है आपका अल्टरनेटर का भाग है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इस अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इस फिगर को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको फिगर दिखाया था, अब इसमें पूछ रहा है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। जो मैंने आपको फिगर दिखाया है उस भाग का नाम क्या है ये पूछ रहा है। स्टेटर है, एक्साइटर है, सैलिएंट पोल रोटर है, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वो आपका क्या है? सैलिएंट पोल रोटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्टर का नाम क्या है। ये आपको एक कन्वर्टर दे दिया गया है बच्चों,
और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा कन्वर्टर है, ठीक है। मेटल रेक्टिफायर है, रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, मोटर जनरेटर सेट है। तो बच्चों ये क्या है आपका रोटरी कन्वर्टर है, ठीक है। ये जो आपका फिगर है ये क्या आपका रोटरी कन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे आपको एक 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टर दे दिया गया है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टार्टर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये आपका रोटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये आपका क्या है ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से प्रकार का स्टार्टर है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, नन। तो बच्चों जो आपको मैंने फिगर बताया था वो आपका क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो क्या होता है 20 HP से ऊपर तक की मोटरों में प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका डोल स्टार्टर होता है ये आपका 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में प्रयोग होता है। और एक होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये होता है आपका 5 HP से लेकर 15 HP तक की मोटरों में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ AC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग। अब पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, देख रहे हैं आप लोग, ये आपको एक फिगर दे दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वाइंडिंग है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, इनवॉल्यूट कॉयल वाइंडिंग है, डायमंड कॉयल वाइंडिंग। तो बच्चों ये क्या है, पहली आपकी जो वाइंडिंग है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वाइंडिंग में विच टेस्ट इज इन वाइंडिंग इन इंस्ट्रक्टेड, मतलब वाइंडिंग में कौन से परीक्षण का ये चित्र है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट है, ग्राउंड टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो बच्चों ये आपका जो है पोलैरिटी टेस्ट है, याद रखिएगा बच्चों, क्या है ये पोलैरिटी टेस्ट का फिगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कि ये कौन सा रिवाइंडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। हाथ से लपेटना, स्कीन वाइंडिंग, फार्मर वाइंडिंग है, मशीन वाइंडिंग है। तो बच्चों देखिए ये जो वाइंडिंग है आपकी ये क्या है, हाथ से लपेटना। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाथ से लपेटना। थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। S इक्वल टू NS माइनस NR, S इक्वल टू NR माइनस NS, S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NR। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, नहीं, कोई नहीं, नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, S इक्वल टू NS माइनस NR, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the part marked as X। देखिए यहाँ पे जो X आपको दिखाया गया है, अब ये पूछ रहा है ये छल्ले हैं ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है, सॉफ्ट है, ब्रश है, बेरिंग है और स्लिप रिंग। तो बच्चों क्या ये आपका स्लिप रिंग है, ठीक है। क्या है आपका स्लिप रिंग है। देखिए स्लिप रिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्लिप रिंग होता क्या है, स्लिप रिंग क्या करती है, जो आपका काम DC मोटर में और जनरेटर में कम्यूटेटर करता है वही काम आपका जो स्लिप रिंग होता है वो AC मोटर में करता है, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर में करता है। स्लिप क्या होती है, स्लिप जो होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछ सकता है कि जो आपकी स्लिप रिंग होती है वो किसकी बनी होती है। तो स्लिप रिंग जो होती है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है।
और जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका एसी मोटर में स्लिप रिंग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? ठीक है, आपका ये जो ग्राउलर है, ठीक है, वो कौन सा परीक्षण बता रहा है ये आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ओपन कॉइल टेस्ट है, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट है, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट है। तो बच्चों ये आपका क्या है? ओपन कॉइल टेस्ट है। क्या ये? ओपन कॉइल टेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलुस्ट्रेटेड, मतलब ये कह रहा है कि कौन सी सिंगल फेज मोटर का जो ये चित्रण किया गया, ये कौन सी मोटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर क्या करेगा? मोटर को स्टार्ट करेगा, और एक कैपेसिटर क्या करेगा? मोटर को रन करेगा। तो ये कौन सी मोटर हो गई? कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन चौथा थोड़ा दूसरे पेज पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये होगी चौथी मोटर आपकी, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो बच्चों कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। मतलब इसमें क्या करेगा? एक कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करेगा और दूसरा कैपेसिटर उसको क्या करेगा? रन करवाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का फिगर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? हेयर ड्रायर में यूज होता है, सीलिंग फैन में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, नन। तो जो बच्चों साइडेड पोल मोटर है, इसका प्रयोग हम लोग हेयर ड्रायर में करते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग खिलौनों में भी करते हैं। किसमें? खिलौनों में भी आपकी साइडेड पोल मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दिया है, ठीक है, और उसमें से आपको एक्स को बताना क्या है ये। चलिए देखते हैं फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द constituent marked as X of the symmetric arrangement of the hydraulic plant। मतलब यहाँ पे जो आपको X इंडिकेट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पेन स्टॉक कहेंगे, सर्ज टैंक कहेंगे, वॉल्व हाउस कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ये आपका पेन स्टॉक सर्ज टैंक है। क्या ये आपका सर्ज टैंक है ये। ठीक है, ठीक, ये क्या आपका सर्ज टैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव द्रव्यमान, ठीक है, का अवशेष कौन सा है? ठीक, स्लरी है, बायोफ्यूल है, खाद है, बायोगैस है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एसी ड्राइव में ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? ठीक है, ये जो आपका ब्लॉक दे रहे हैं इसका नाम क्या है? रेक्टिफायर है ये, डीसी बस है ये, इन्वर्टर है, एसी मोटर है। तो बच्चों ये जो है आपका ये क्या है? डीसी बस है, डीसी बस है। और ये आपका क्या होगा? रेक्टिफायर हो गया ये। ठीक, और ये आपका इन्वर्टर हो गया। ठीक, और ये आपकी मोटर होगी, एसी मोटर। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और ये आपका रेक्टिफायर होगा, और ये आपकी सप्लाई हो गई। तो मैंने आपको हर पार्ट के बारे में बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव में पहले क्वाइंट में सिंगल क्वाइंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? हॉइस्ट के द्वारा, एलिवेटर्स के द्वारा, कन्वेयर के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बच्चों, आपको एक फिगर दे दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा इंसुलेटर है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा लाइन इंसुलेटर है। तो बच्चों ये आपका क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। क्या ये, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर। मतलब ये आपको फिगर दे दिया गया है और पूछा है कि ये कौन सा इंसुलेटर है। स्टे इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर है, सस्पेंशन इंसुलेटर, सिंगल सीड पिन इंसुलेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिंगल सीड पिन इंसुलेटर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। मतलब ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछा ये कौन से प्रकार का इंसुलेटर है। ठीक है, ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। पिन इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर है, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर। तो बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका साइकिल इंसुलेटर है। कौन सा इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर है। और देखिए इंसुलेटर्स किसके बनाए जाते हैं, पोर्सलेन के बनाए जाते हैं। किसके, पोर्सलेन के। ठीक, क्यों, इनका क्यों यूज़ करते हैं, कंडक्टर को कसने के लिए इंसुलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको मॉडल पेपर नंबर 6 बताया है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको फिगर वाले बताए हैं। और कोशिश करिएगा आप लोग फिगर वाले क्वेश्चन सारे पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन फिगर वाले भी पूछे जा रहे हैं। और कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी अच्छे से तैयारी एग्ज़ाम की हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके हो रहे CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का प्रयोग होता है। VDR का होता है, NTC का होता है, PTC का होता है और LDR का होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, LDR इज़ अ राइट आंसर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। दोलन सर्किट, डिस्टकारी सर्किट, फिल्टर सर्किट, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, दोलन सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र है FR इज इक्वल टू 1/2 पाई LC, FR इज इक्वल टू 1/√2 पाई LC, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तीसरा बिल्कुल सही है। P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बोरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये देखिए आपको एक ट्रांजिस्टर दे दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें पूछा है क्या फंक्शन है इसका। स्विचिंग है, ऑक्सीलेशन है, मॉड्यूलेशन है, एम्पलीफिकेशन है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्विचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, फॉर ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं, फॉर एम्पलीफिकेशन यूज़ करते हैं। तो हम लोग डायोड का प्रयोग फॉर ट्रिगरिंग के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेट का उद्देश्य क्या है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस, नन। तो आंसर क्या होगा, फेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है।
50% होती है, 40% होती है, 81% होती है, 100% होती है। तो बच्चों क्या होती है? 81% होती है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? नो आउटपुट, रेटेड आउटपुट, हाफ द रेटेड आउटपुट, नन। तो बच्चों एक आपको क्या दे दिया गया? एक फुल वेव रेक्टिफायर दे दिया गया है, ठीक है। ये आपका पहला डायोड है, ये आपका दूसरा डायोड है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आपको पता होगा। फर्स्ट साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड में काम करता है, तो हमको क्या मिलती है? ये सब पल्स मिल जाती है। और दूसरे साइकिल में क्या होता है? ये आपका D2 जो होता है फॉरवर्ड में काम करता है, ये रिवर्स में काम करता है, तो आपको दूसरी साइकिल भी आपको ये मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लोड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लोड होना चाहिए, क्योंकि इसी के क्रॉस हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? सर्किट ओपन है। जब आपका सर्किट ओपन है तो आपका नो आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? नो आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको एक ट्रुथ टेबल दे दी गई लॉजिक गेट की, ठीक है। क्या ये दो इनपुट सिग्नल है ए बी, और ये आपका आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। अब ये पूछा कौन सा गेट है? और गेट है, नैंड गेट, नॉट गेट है, और एंड गेट है, नॉर गेट है। देखिए 4 कंडीशन होती हैं, ठीक है। 4 कंडीशन होती है इनपुट की। जब पहले दोनों इनपुट क्या हो? 0 0 हो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब पहला इनपुट मतलब पहला सिग्नल 1 है और दूसरा 0 है, तो आपको आउटपुट ये मिलेगा, ठीक है। पहला सिग्नल 0 है और दूसरा सिग्नल 1 है, तो आपको 0 मिलेगा। और दोनों सिग्नल क्या है? 1 1 है, तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ये कौन सा गेट है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा गेट है? एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? एम्पलीफायर में, ऑक्सीलेटर के रूप में, स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर। तो SCR का प्रयोग हम लोग इस मोटर की स्पीड कंट्रोल में करते हैं, ठीक है। और इतना ही पता होगा आपके SCR के क्या होती है? 4 लेयर होती है। इतना SCR की 4 लेयर होती है, PN, ठीक। ये दो आपके 3 टर्मिनल होते हैं उसके, ठीक। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, तीसरा होता है गेट। और 4 लेयर होती है। क्या होती हैं? 4 लेयर होती है। 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3, 3 जंक्शन होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका SCR है। इसको हम लोग थर्स्टर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर सर्किट में किस प्रकार के कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फेट का, UJT का, डायक का, ट्रायक का। तो बच्चों इसमें क्या होगा? ट्रायक का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को दर्शाता है? ये आपको एक ट्रुथ टेबल दे दी गई है। अब आपसे पूछा है कि ये कौन सा गेट है, ठीक है। देखिए ये तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया? आउटपुट क्या दिया? A+B का बार। मतलब जो आपको A+B मिलेगा उसका उल्टा आपको मिलेगा। मतलब कि जैसे 0 0 देंगे तो मिलना चाहिए था आपको 0, लेकिन उसका उल्टा मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1। जैसे 1 1 देंगे तो मिलना चाहिए था आपको 1, लेकिन उसका उल्टा मिलेगा 0, ठीक है। तो ये कौन सा गेट है? तो ये आपका कौन सा गेट है? नॉर गेट है। क्या है? ये आपका नॉर गेट है। तो इसमें आंसर क्या होगा? नॉर गेट। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल गेट वो क्या होते हैं? नॉर गेट होते हैं और नैंड गेट होते हैं। इन दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इन गेट्स की सहायता से हम लोग कोई अन्य गेट्स भी हम बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT का मुख्य कार्य क्या है? रिलैक्सेशन, ऑक्सीलेटर, ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमीटर, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रिलैक्सेशन, ऑक्सीलेटर। बच्चों मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बना रहा हूँ। एग्ज़ाम से पहले आपके लिए मैं 10 मॉडल पेपर्स बनाऊँगा, 10 मॉडल पेपर्स। अगर आप 10 मॉडल पेपर्स को पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप 90% से अबव नंबर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हर मॉडल पेपर को आप बढ़िया से देखिए, याद करिए, समझिए
और हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनका भी अच्छे से पेपर हो सके। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? मिनिमम डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम करंट गेन, मैक्सिमम वोल्टेज गेन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मिनिमम डिस्टॉर्शन। मतलब किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग होता है? लिफ्ट सर्किट में, ठीक है, लिफ्ट सर्किट में, स्ट्रीट लाइटिंग में, मोटर कंट्रोल सर्किट में, नन। तो बच्चों लिफ्ट सर्किट में आपका लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है? साइक्लो कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, नन। तो बच्चों इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। एडी करंट ड्राइव के लिए किस कंट्रोल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? स्लिप कंट्रोलर, रेक्टिफायर कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, डीसी चॉपर कंट्रोलर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? स्लिप कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है? बैक ईएमएफ, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट। देखिए टार्क जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फाई आई ए, ठीक है। तो टार्क किसके समान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर करंट के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है, डीसी बस स्विचिंग डिवाइस है, रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एसी टू एसी, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कन्वर्ट एसी टू एसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? साइक्लो कन्वर्टर, डीसी चॉपर, रेक्टिफायर, डीसी एसी कंट्रोलर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? साइक्लो कन्वर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? BLV वोल्ट, BL साइन थीटा, BLV साइन थीटा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? BLV साइन थीटा। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देगा। ठीक है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी होता है वो क्या कर देगा? वो खो देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? EB इज इन इक्वल टू ZNP अपॉन 560A, EB इज इन इक्वल टू NPZ 560A, 5ZPN अपॉन 60A, नन। तो बच्चों EB जो है का फॉर्मूला होता है 5ZPN अपॉन 60A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? फील्ड कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, वाइल्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ द स्पीड कंट्रोल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आर्मेचर कंट्रोल होता है वो क्या होता है? समान से नीचे की गति को नियंत्रण विधि है ये। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसमें क्या होता है? आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है? स्पीड कंट्रोल हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? कपास, बांस, फाइबर ग्लास, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फाइबर ग्लास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, अटैच विथ काउंटर बैलेंसिंग, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायनेमिक बैलेंसिंग। कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो कम्यूटेटर किसका बना होता है? आपका हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है
और ये करंट को स्टोर भी करता है, करंट को स्टोर करता है। ठीक, इतने काम होते हैं आपके कम्यूटेटर के। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की, सिलिकॉन स्टील की, फास्फोरस ब्रॉन्ज की, एल्युमिनियम की। तो स्लिप रिंग जो होती है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो बड़ी होती है रोटर स्पीड से, रोटर स्पीड बड़ी होती है सिंक्रोनस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड बराबर होती है रोटर स्पीड के नन। तो बच्चों जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है? रोटर स्पीड से बड़ी होती है। किस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर कंडेंसर की तरह कार्य करती है? ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवरलोडिंग, नन। तो बच्चों जो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो ओवर एक्साइटेशन के कंडीशन में क्या करती है? कंडेंसर की तरह कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके मध्य होती है? ठीक है, ई नॉट और फील्ड करंट के बीच में, आर्मेचर ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में, वोल्टेज और लोड करंट के बीच में, कॉस फाई और आर्मेचर करंट के बीच में। तो आंसर क्या होगा? आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, एन स्लिप इज इक्वल टू एन आर माइनस एन एस, एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो भाई एन स्लिप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्क्वायरल केज में? क्या होती है? एन एस माइनस एन आर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ब्लॉक रोटर टेस्ट में कौन सी हानियाँ ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉसेज, आयरन लॉसेज, विंडर लॉसेज। तो आपका जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है और इसमें हम क्या निकालते हैं? कॉपर लॉसेज निकालते हैं और ओपन सर्किट में हम लोग इंडक्शन मोटर के आयरन लॉसेज निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एडी करंट लॉसेज का सूत्र है डब्ल्यू ई इज इक्वल टू के ई डी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू की ई डी मैक्स की पावर 1.6 एफ वी। डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू 0.24। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये आपका क्या है? ये आपका हिस्टेरिसिस लॉसेज का फॉर्मूला है, हिस्टेरिसिस लॉसेज। ठीक, तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 5 बताया है। ठीक है, इस मॉडल पेपर को आप पूरे ध्यान से समझ के पढ़िएगा और इसको हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और अच्छे नंबर से वो पास सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम सीबीटी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर 3 डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये मॉडल पेपर देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए जिससे आपकी सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1000 आरपीएम पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, 25 हर्ट्ज़ है, 40 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या होता है 120 f/p। ठीक है, तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा Pn/120। ठीक, तो P आपका कितना दिया है 6। ठीक है, और स्पीड कितनी दी है 1000 और 120। ठीक, तो इसको भाग कर देंगे 20। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज़। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, केवी में होती है, एवीए में होती है। तो अब की जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो क्या होती है केवीए में होती है। और केवीए में किसकी रेटिंग होती है? आपकी ट्रांसफार्मर की होती है। आपकी ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है।
ये आपकी रेटिंग किस में होती है? मोटर की, डीसी मोटर। डीसी मोटर की जो रेटिंग होती है आपकी किस में होती है? आपकी किस में होती है? केडब्ल्यू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तांबे के नुकसान को कम करता है, वायु हानि को कम करता है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, नन। तो अल्टरनेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग जो करते हैं बच्चों, इसको हंटिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? अपर्याप्त उत्तेजना, दोष पोल पोनी मोटर, खुली डैम्पर वाइंडिंग, नन। तो बच्चों अपर्याप्त मतलब जो एक्साइटेशन होता है वो क्या होता है? अपर्याप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल पाती। और क्या होता है इसमें? हंटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसकी प्रॉब्लम शुरू होती है? हंटिंग की। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या है आपका? पहला सही है, अपर्याप्त उत्तेजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किसके बीच होता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के, वोल्टेज और फील्ड करंट के, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट के। देखिए सिंक्रोनस मोटर में आपका एक वी कर्व होता है, ठीक है, जो क्या होता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है, ठीक है, और इसमें पावर फैक्टर भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? ट्रांसफार्मर की तरह, अल्टरनेटर की तरह, डीसी मोटर की तरह, नन। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है वो आपकी क्या होती है? अल्टरनेटर की तरह होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? लौ हानियाँ, घर्षण हानियाँ, कॉपर हानियाँ। तो देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर का जो टेस्ट होता है और जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का टेस्ट होता है वो समान ही होता है। तो नो लोड में हम लोग क्या निकालेंगे? लौ हानियाँ। क्या निकालेंगे? नो हानियाँ। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये आपकी कॉपर लॉसेस निकलेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या है? पूर्ण भार धारा की 1 से 2 गुना, पूर्ण भार धारा की 2 से 3 गुना, पूर्ण भार धारा की 5 से 6 गुना। 5 से 7 गुना होता है, लेकिन आपके निम्न में क्या दिया है? क्वेश्चन में 5 से 6 गुना दिया है, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पूर्ण भार धारा के 5 से 6 गुना। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो करंट होती है, स्टार्टिंग करंट आई नॉट, वो क्या होती है? वो क्या होती है? फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5% होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापते हैं? मेगर से, मल्टीमीटर से, सन टाइप और ओम मीटर से। तो बच्चों इंसुलेशन जो है हम लोग क्या करते हैं? मेगर से नापते हैं। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग होता है पावर फैक्टर सुधारने में, मोटर को चलाने में, कागज मिलों में। तो जो बच्चों आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। और इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है किसके द्वारा? या तो आप इसको इस पर हम लोग डैम्पर वाइंडिंग बनाते हैं, या इसको फील्ड को किसी दूसरे सोर्स के द्वारा हम एक्साइटेशन करते हैं। और जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टर का नाम बताइए। देखिए आपको एक स्टार्टर दे दिया गया है और पूछा ये कौन सा स्टार्टर है? डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, नन। तो बच्चों ये कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। कौन सा है? ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग 20 HP की ऊपर तक, 20 HP से ऊपर तक की जो मोटरें होती हैं उसमें हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। डॉल स्टार्टर का हम लोग 5 HP तक की मोटरों में करते हैं, ठीक है। और जो स्टार डेल्टा होता है ये होता है 5 HP से लेकर 15 HP तक जो आपकी मोटरें होती हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर को औद्योगिक मोटर के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल मोटर।
सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर। तो आपकी जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग औद्योगिक मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है? ठीक है, मोटर स्टार्ट नहीं होती है, मोटर में ओवरहीटिंग होती है, मोटर बहुत कम गति से चलती है नन। तो बच्चों क्या होगी? मोटर बहुत कम गति से चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? EB इज इक्वल टू V/IARA, EB इज इक्वल टू V माइनस IARA, EB इज इक्वल टू V इंटू IARA, EB इज इक्वल टू V प्लस IARA। तो देखिए जो आप ये EB जो होता है आपका बैक EMF होता है, और ये बैक EMF क्या होता है? आपका आर्मेचर में इंड्यूस होता है, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है EB इज इक्वल टू V माइनस IARA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक कोई कॉइल फील्ड दे दी गई है। अब ये पूछा है कि कौन सी फील्ड है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, और आपका क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो बच्चों ये आपका क्या? कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर लैमिनेट किए जाते हैं? ठीक, एडी करंट हानियों को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, घर्षण हानियों को कम करने के लिए, नन। तो बच्चों हम लोग लैमिनेट क्या करते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, जनरेटर अतिभारित करने से बचें, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने के लिए, चुंबकीय हानियों को करता है, क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, नन। तो बच्चों क्या होता है? आपका जो पोल शू होता है ये जो पोल शू होता है ये देख रहे हैं आप, ये क्या करता है? एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? फील्ड कॉइल के द्वारा होता है, आर्मेचर कोर के द्वारा होता है, लैमिनेटेड पोल कोर के द्वारा होता है। तो क्या होता है? आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों ये जो आपके दो जनरेटर हैं ये आपके सेल्फ जनरेटर होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसमें क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है इसकी फील्ड को हम लोग दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन करते हैं। सोर्स आपका बैटरी भी हो सकता है और कोई छोटी मोटर भी हो सकती है। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी चार्जिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का। तो बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, और बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन सब जगह आपका क्या होता है? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर का टार्क ज़्यादा होता है? शंट का, सीरीज का, कंपाउंड का। तो सबसे ज़्यादा टार्क क्या होता है आपका? किसका होता है? सीरीज मोटर का होता है। इसमें क्या होता है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर स्क्वायर के होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है वो सबसे ख़राब होता है। ठीक, जो सीरीज मोटर होता है इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? सबसे ख़राब होता है। और सबसे अच्छा किसका होता है? शंट मोटर का होता है। ठीक, किस मोटर का प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कंपाउंड मोटर का। तो लेथ मशीनों में हम लोग क्या शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? 90 डिग्री है,
105 डिग्री है, 120 डिग्री है, 155 डिग्री। तो बच्चों क्या है, 155 डिग्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। बच्चों कोशिश करिए जितने भी मैं मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको आप देखिए पूरा, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी अच्छे से पेपर हो सके, ठीक है। और यही क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएल, यूपीआर विनर, डीआरडीओ, लोको पायलट, इन सब में आपके क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडेड पोल का प्रयोग होता है, हेयर ड्रायर में होता है, सीलिंग फैन में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है। तो हेयर ड्रायर में आपका क्या होता है? सैडेड पोल मोटर प्रयोग होती है। खिलौने में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? सैडेड पोल, रिलक्टेंस, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों खिलौनों में भी आपकी क्या होती है? सैडेड पोल मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। घड़ियों में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो घड़ियों में क्या होती है? आपकी स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? सैडेड पोल, हिस्टैरिसीस मोटर, प्रतिरोध विभक्त फेज मोटर, नन। तो वॉशिंग मशीन में आपकी क्या होती है? प्रतिरोध विभक्त फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? सैडेड पोल, स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो आपकी जो मिक्सर होती है, ठीक है, मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। और ये जो मोटर होती है ये आपकी एसी और डीसी दोनों पे चलती है, ठीक है। इसकी खास बात ये है कि जो आपका ये मोटर होती है ये क्या होती है? ये एसी और डीसी में दोनों में चलती है, और उसका टार्क जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ACSR का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ACSR जो है एक कंडक्टर है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा है। एल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कवर्ड स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। HD ओवरहेड लाइनों के डेड सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? पिन टाइप इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर, और आपका कौन सा है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो बच्चों इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। और एक डिस्क इंसुलेटर की वैल्यू क्या होती है? 11 kV होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरहेड तथा शॉर्ट सर्किट से बचाता है? इंसुलेटिंग स्विच, टाइम डिले रिले, MCB, MCCB। तो बच्चों आंसर क्या होगा? MCB। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये क्या होती है? MCCB मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये क्या होती है? 100 एम्पियर के ऊपर जो होती है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? MCCB का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग होता है? लिफ्ट सर्किट, डोमेस्टिक पावर सर्किट और स्ट्रीट लाइन। तो बच्चों लिफ्ट सर्किट में आपका क्या होता है? लिमिट स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं। निम्न में से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की दूरी है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर से अधिक, 160 किलोमीटर से अधिक, नन। तो बच्चों क्या होगा? ये आपकी क्या होती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है। और ये आपकी क्या होती है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और ये आपकी क्या होती है? क्या होती है? लॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर प्लांट में बिजली का जनरेशन डैश पर होता है 11 kVA, 22 kVA, 22 kV, 400 kV, नन। तो अधिकतर जो इंडिया में है उसका प्रयोग किस पे करते हैं? 11 kV पे करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंडिया पे क्या है? 400 kV। ये भी याद रखिएगा। 2 इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को कहते हैं? एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, डायोड कहते हैं और ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसको डायोड कहते हैं, ठीक। वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड प्रयोग होता है? जीनर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, नन। तो सब जो जीनर डायोड होता है ये आपका क्या काम करता है? रिवर्स बायस पे काम करता है।
रिवर्स बायस में काम करता है और उसका प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन CBT एग्ज़ाम के 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और 90% के ऊपर आप लोग नंबर पा सकें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए CBT एग्ज़ाम के मॉडल नंबर 4 पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और इन्हीं मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आवृत्ति पर हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका 50 हर्ट्ज़। जो आपकी हम लोग जो इंडिया है, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ पे विद्युत सप्लाई का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, और कितने केवी की जनरेशन होती है? ये 11 केवी की जनरेशन होती है इंडिया में। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। और जो आपका ये 60 हर्ट्ज़ है, ये आपका फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका रूस हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब जगह जो है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 60 हर्ट्ज़ होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 310 किलोमीटर लाइन को डैश डैश के रूप में माना जाता है? मध्यम लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन और नन, मतलब कोई नहीं। तो जो आपकी 310 है ये आपकी बड़ी लाइन होती है। ठीक है, 160 किलोमीटर के ऊपर, 160 किलोमीटर के ऊपर की जो लाइनें होती हैं उनको हम लोग बड़ी लाइनें कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटी होती हैं ये होती हैं आपकी 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक की जो लाइनें होती हैं उनको हम लोग छोटी लाइनें कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइनें। और जो आपकी 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक की जो लाइनें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मध्यम ट्रांसमिशन लाइन। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को समांतर डैश डैश में व्यक्त किया जाता है। अब आपसे पूछा है कि जो आपकी सर्किट ब्रेकर होता है उसकी ब्रेकिंग क्षमता किस में होती है? MW में होती है, MVA में होती है, वोल्ट में होती है, एम्पियर में होती है। तो बच्चों इसकी जो ब्रेकिंग क्षमता होती है वो क्या होती है? MVA में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेलों की आपेक्षिक दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि जो आपके सोलर सेल्स होते हैं उनकी आपेक्षिक दक्षता कितनी होती है? 10% से लेकर 15%, 25% से लेकर 35%, 45% से लेकर 60% और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 25% से लेकर 35% आपेक्षिक इसकी दक्षता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना हानि से संचरण लाइन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होगी, वोल्टता कम होगी, अधिक होगी, नन। तो देखिए कोरोना क्या है? एक प्रकार का लॉसेस है। ठीक है, लॉसेस क्या होता है? कोई भी लॉसेस है उस पर क्या होता है? उसकी दक्षता पे क्या करता है? इफेक्ट करता है। कोई भी लॉसेस है, चाहे आपकी मशीन की दक्षता हो, चाहे आपकी ट्रांसमिशन हो, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो। तो अगर आपकी क्या होते हैं कि लॉसेस होंगे तो दक्षता क्या होगी? कम होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो पूछा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नन। तो बच्चों आपका जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम होता है। लगभग क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपका इंसुलेटर में होता है। किस में होता है? ये आपका इंसुलेटर में होता है। और कंडक्टर में आपका एनर्जी गैप होता ही नहीं, क्योंकि वो उस पर क्या होता है, उसमें जो होता है आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉपर डैश डैश कन्वर्ट। चॉपर का क्या कार्य है? चॉपर क्या कन्वर्ट करता है? डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है,
डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में नन। तो जो आपका चॉपर होता है ये क्या करता है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गेट की आउटपुट हाई होगी जब, ये कह रहा है जो ये आपका आउटपुट वाई होगा ये हाई कब होगा, कब होगा, ए और बी दोनों हाई हैं, ए तथा बी दोनों लो हैं, ए अथवा बी हाई हैं, ए अथवा बी लो हैं। तो बच्चों क्या होगा, जब ये दोनों इनपुट्स आपके हाई होंगे तो आपका भी आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसका आउटपुट लो होता है, ठीक है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एंड गेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ एडर में होती है, ठीक है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट 1। तो जो बच्चों हाफ एडर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक बिट को जोड़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होंगे, इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं, ठीक। एक प्रेरण मोटर कैसी धारा होगा यदि बैक ईएमएफ का मान 0। कह रहा है कि अगर बैक ईएमएफ का मान 0 होगा तो धारा की वैल्यू क्या होगी, अधिक धारा लेगी, शून्य धारा लेगी, कम धारा लेगी। तो जब बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो क्या करेगी, ये धारा ज़्यादा लेगी। अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो मोटर तीव्र गति से चलेगी, मोटर मंद गति से चलेगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर बहुत आवाज़ करेगी, ठीक है। तो देखिए जब स्लिप का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, स्लिप का मान जब 0 हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, थर्ड सही है। निम्नलिखित में से किस सूत्र से 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड का पता चलता है। ये बच्चों क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इस समय सीबीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखिए 60 P/F, P/120, 120 F/P, F/360 P। आपसे क्या पूछ रहा है, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, 120 F/P। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका Pn/120। बस आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला याद करना है। इसी से आपको चाहे आपका फ्रीक्वेंसी पूछे चाहे आपसे पोज पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रेरण मोटर की घूर्णन धारा आवृत्ति Fr को व्यक्त करने का सूत्र है। F = S + T का होल स्क्वायर, Fr = S²/F, Fr = S × F, S = F × Fr। देखिए ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें या आपकी ईएमएफ की बात करें या आपकी करंट की बात करें तो दोनों में क्या होता है, रोटर स्टेटर में एस का डिफरेंस होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है, 5 से 35%, 80 से 90%, 30 से 40%, नन। तो बच्चों आपकी जो प्रेरण मोटर होती है इसकी दक्षता क्या होती है, 80% से लगभग 90% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने HP तक की मोटर में किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 HP से 10 HP, 5 HP से 20 HP, 3 HP से 5 HP, नन। तो जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 5 HP से 20 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग करते हैं। और जो आपका 3 HP से 5 HP है इसमें हम लोग डोल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और 20 HP के ऊपर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू फ्रिज में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शैडेड पोल मोटर। तो आपकी जो कैपेसिटर मोटर होती है यह क्या होती है, आपकी घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाती है। कौन सी मोटर विद्युत शेविंग मशीन में प्रयोग होती है, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, शैडेड पोल मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शैडेड पोल मोटर, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है बच्चों
जो AC और DC दोनों पे चलती है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम लोग मिक्सर में भी करते हैं, जिसमें आप लोग जिसको मिक्सी बोलते हैं उसमें भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उल्टा वी कर्व होता है आर्मेचर करंट और वोल्टेज के बीच में, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में नन। तो जो आपका वी कर्व होता है उल्टा, ये किसके बीच में होता है, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। और जो वी कर्व होता है वो क्या होता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। ये वी कर्व इनके बीच में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी सप्लाई प्रयोग की जाती है। 3 फेज AC सप्लाई, 3 फेज AC एंड DC, 3 फेज DC सप्लाई। तो बच्चों क्या होता है, 3 फेज AC और DC दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक 3 फेज वाली सिंक्रोनस मोटर में कोई स्लिप रिंग नहीं होता, एक स्लिप रिंग होता है, 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं नन। तो बच्चों क्या होता है, 2 स्लिप रिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति डैश डैश असीमित हो जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों क्या होता है, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी क्या होती है, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही रहती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, स्थिर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है इस्पात का, नरम लोहा का, टिन का, मृदु लोहा का। तो आर्मेचर कोर किसका बना होता है, नरम लोहा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े टर्बो जनरेटर साधारणतः किस प्रकार की टरबाइन से संचालित होते हैं, कोयले की टरबाइन, डीजल की टरबाइन, भाप की टरबाइन, पानी की टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, भाप की टरबाइन। निम्न में से किस शर्त पर 2 प्रत्यावर्तक समांतर में प्रचालित होंगे। प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर। ठीक है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होने चाहिए सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तीनों कंडीशन बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है, स्टेटर में, रोटर में, दोनों में, नन। तो बच्चों आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, रोटर में होती है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान होता है 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है। तो बच्चों क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तुल्यकालिक जनित्र होता है रियल पावर फैक्टर, रियल पावर का, रिएक्टिव पावर का, अपरेंट पावर का, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ऑप्शन दोनों से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रिएक्टिव पावर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंट मोटर में बलागुण किसके समान होता है, आर्मेचर धारा के, स्क्वायर के, फील्ड करंट के, नन। तो जो आपका जो टार्क होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आई होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो ये आपका ये आंसर सही है। अगर आपका सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मोटर जिसकी स्पीड आर्मेचर धारा से स्वतंत्र है। देखिए पूछ भी लिया ही क्वेश्चन। तो सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आपकी जो शंट मोटर होती है इसमें जो होती है आर्मेचर धारा से फ्री होती है। 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त है, शंट मोटर के लिए और सीरीज मोटर के लिए, नहीं शंट और सीरीज मोटर के लिए, कंपाउंड और सीरीज मोटर, शंट एंड कंपाउंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कंपाउंड एंड सीरीज मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर उपयुक्त है। स्थिर गति की मोटर किससे कहा जाता है, शंट मोटर कहते हैं, सीरीज मोटर कहते हैं, कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आपकी जो शंट मोटर होती है इसकी स्पीड क्या होती है, स्थिर होती है, इस पर लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता। डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र है N = V माइनस IARA, N = IARA माइनस V/K5, N = V माइनस IARA/K5, N = IARA माइनस V/K5। देखिए क्या होता है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/5 होता है, और जो EB की वैल्यू होती है ये होती है V माइनस IARA। तो यहाँ पे EB की जगह हम क्या ले सकते हैं, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA हो जाएगा अपॉन K5। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K लिख देंगे, कोई बात नहीं है। अब ये रुको, तो आपका ऑप्शन क्या है, दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मशीन औजारों के लिए कौन सी मोटर प्रयोग होता है? शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शंट मोटर। शंट मोटर आपकी कई जगह यूज़ होती है, आपकी लेथ मशीन में यूज़ होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होती है, ठीक है। जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 500 ओम, 50 ओम, 10 ओम, 1 ओम। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है? लगभग 1 ओम होता है। और ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो, ठीक है। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, एचपी में होती है, केडब्ल्यू में होती है, एम्पियर आवर में। तो जो आपका जनरेटर होता है इसकी रेटिंग किस में होती है? केडब्ल्यू में होती है। और केवीए में किसकी होती है? अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है आपकी किस में होती है? केवीए में होती है। और ये एएच है, एम्पियर आवर, ये आपकी बैटरी की रेटिंग है। बैटरी की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है? एम्पियर आवर में होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। डीसी जनरेटर का योग बना होता है कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो डीसी जनरेटर का योग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मोटर का प्रयोग क्रेन में होना सबसे उपयुक्त है? शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। तो क्रेन्स में हम लोग क्या करेंगे? सीरीज मोटर को अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 4 बताया है। इस मॉडल पेपर को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और हो सकेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आने वाले दिनों में मैं आपको यूपीपीसीएल की भी तैयारी करवाऊँगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए सीबीटी एग्ज़ाम का बनाने जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर को आप लोग पूरा देखिएगा और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ये आपकी शंट वाइंडिंग है और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगी है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा जनरेटर है, ठीक। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। बच्चों तो ये होगा आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। E इज इक्वल टू 5 ZPN अपॉन 60A, E इज इक्वल टू 5 ZPN अपॉन 20A, E इज इक्वल टू ZNP अपॉन 65A नन। तो बच्चों जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है ये होता है आपका 5 ZPN बाय 60A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। कॉक स्क्रू का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है। तो आपका जनरेटर होता है वो क्या करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को फॉलो करता है। तो बच्चों आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, नन। तो आपका जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन का आपका योग बना होता है, ठीक। और बड़ी मशीनों में योग किसका बना होता है? कास्ट स्टील का। बच्चों आप लोग फिगर वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चंस आपके कई आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो बच्चों क्या होता है? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, मतलब सीरीज में जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा,
शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। तो बच्चों क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो जैसे आपका ये आर्मेचर है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है आरए, इसको हम लोग कम क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि जो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो क्या हो, कम हो। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप जो कम करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का ब्रश किसका बना होता है? स्टील ग्रेफाइट का, कार्बन ग्रेफाइट का, एल्युमिनियम ग्रेफाइट का, कॉपर एल्युमिनियम का। तो आपका जो ब्रश होता है, देखिए मैं कौन किसका क्या बना होता है, जनरेटर में सबका बता देता हूँ। देखिए पहले आप योक की बात करेंगे तो योक आपका कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ब्रश आपका किसका बना होता है? कार्बन और ग्रेफाइट का, कार्बन और ग्रेफाइट का, दोनों में से किसी एक का बना होगा। कम्यूटेटर आपका हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है। आर्मेचर आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? डीसी शंट जनरेटर का, डीसी कंपाउंड जनरेटर का, डीसी कंपाउंड मोटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का। तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो आपका सीरीज जनरेटर होता है, इसको एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं, ये बूस्टर की तरह काम करता है। ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ वोल्टेज की कमी होती है वहाँ पे एज अ बूस्टर हम लोग प्रयोग करते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज घटता है नन। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, घटता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि ये डीसी मोटर की कौन सी कंट्रोल मेथड है। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है, फील्ड टेपिंग मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का नाम बताएं। ये आपसे पूछा, एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा कौन सी मोटर है, ठीक है। शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। तो बच्चों ये आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फील्ड डाइवर्टर मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों क्या कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? यूरेका का करते हैं, नाइक्रोम का करते हैं, मैग्नीन का करता है, नन। तो बच्चों क्या होगा, प्रतिरोध हम लोग क्या करते हैं, यूरेका का बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है? फील्ड धारा को सीमित करें, आर्मेचर धारा को सीमित करें, मोटर की गति को कंट्रोल करें, फील्ड वोल्टेज को सीमित करें। तो बच्चों क्या होता है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, देखिए आर्मेचर ये क्या होता है, IA² होता है, ठीक।
अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टार्क क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, मोटर जल भी सकती है और आपकी फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। तो उसी आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, 2 पिन टाइप होता है, 3 पिन टाइप होता है, 4 पिन टाइप होता है। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें आंसर क्या होगा, आर्मेचर धारा को सीमित करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। देखिए कम्यूटेटर मैंने बताया आपको, ये आपका हार्ड ड्रग कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में, किसमें, डीसी जनरेटर में, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है मोटर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, एसी को डीसी बदलना, डीसी को एसी बदलना, डीसी को डीसी बदलना, एसी को एसी बदलना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन है। विंड है, वाटर है, स्टीम है, डीजल है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विंड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का करते हैं हम लोग, कॉपर का करते हैं, एंटीमनी का करते हैं, फास्फोरस का करते हैं। तो सोलर सेल में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑक्सीजन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, CO2 है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मीथेन। मीथेन को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। भारत में किस पावर प्लांट से ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है। स्टीम पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट। देखिए इंडिया में आपका जो कोयला है, कोयला ये बहुत प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, और लगभग 65% जो है बिजली भारत की, ये आपकी थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है। ठीक है, और जनरेशन किस पे होता है, 11 kV पे होता है। ये भी याद रखिएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है क्या आपकी 50 हर्ट्ज है। ये भी आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपल्शन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके, मुख्य घुमावदार टर्मिनल को बदल करके, कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल को बदल कर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, रनिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, समांतर में रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, श्रृंखला में। कौन सी मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्सर में, ग्राइंडर में, सीलिंग फैन में, वॉशिंग मशीन में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सीलिंग फैन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, नन। तो बच्चों में आंसर क्या होगा, इकोनोमाइजर। बच्चों मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हीं का मॉडल पेपर बना रहा हूँ। और अगर आप इस मॉडल पेपर को देखते हैं तो निश्चित तौर पे 90% के ऊपर नंबर पाएंगे। और मेरे कॉलेज में बहुत से बच्चे इन्हीं वीडियोस को देख के 90% पिछले साल नंबर पाए हैं। ठीक है, एसी और डीसी आपूर्ति में किस प्रकार के रिले का प्रयोग होता है। रीड रिले, इम्पल्स रिले, थर्मल रिले, क्लैपर रिले। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इम्पल्स रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है। एसी को डीसी में बदलना, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करना, आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आने वाली जो एसी आपूर्ति होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। हाई स्टार्टिंग टार्क, ग्रुप ड्राइव मोटर,
कंट्रोल स्टेप लेस इन मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कंट्रोल स्टेप लेस इन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। ठीक है, स्थापना और चलाने की लागत कम है, कम जगह चाहिए, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है, नन। तो बच्चों क्या होगा, स्थापना और चलाने की लागत कम है। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, आइसोलेटिंग स्विच, टाइम डिले रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, एमसीबी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एमसीबी। और एमसीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और एमसीसीबी का भी पूछा जाता है, तो इसका होता है मोल्डेड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 100 एम्पियर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। एक जर्मेनियम डायोड का पोटेंशियल बैरियर विभव है 0.5 वोल्ट, 0.3, 0.7, 0.2। तो जर्मेनियम का क्या होता है 0.3। अगर आपसे सिलिकॉन का पूछे तो सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांततः सीआरओ है, सीआरओ क्या है सिद्धांततः, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, वाट घंटा मीटर है। तो बच्चों सीआरओ जो है आपका वोल्ट मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजेटी में सबसे छोटा क्षेत्र किसका है, आधार का, संग्राहक का, उत्सर्जक का, स्रोत का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आधार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉसफेट निम्न में से किसके समान कार्य करता है, सीआर, आईजीबीटी, यूजीटी, इंसुलेटेड, जीएफईटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंसुलेटेड, जीएफईटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट टर्न ऑफ एससीआर किसे कहा जाता है, आईजीबीटी कहते हैं, जीटीओ को कहते हैं, यूजीटी को कहते हैं, फेड को कहते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जीटीओ को कहते हैं। किस डायोड का सिंबल है, ये देखिए आपको सिंबल दे दिया गया है। ठीक है, और ये पूछ रहा है किस प्रकार का डायोड है, ये शॉर्ट की डायोड है, फोटो डायोड है, टनल डायोड है, नन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शॉर्ट की डायोड। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन डायोड में आवेश वाहकों की सांद्रता रखी जाती है, 1:1 रखी जाती है, 1:2 रखी जाती है, 2:1 रखी जाती है, 1:3 रखी जाती है। तो सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, 1:1 रखी जाती है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक का समानता उपयोग करते हैं प्रवर्धक में, दोलित में, ट्रांसफार्मर में, प्रबंधक और दोलित दोनों में। तो बच्चों इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रवर्धक और दोलित दोनों में करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम का सेकंड मॉडल पेपर बताया है। इसको देखिएगा, समझिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, तो एग्ज़ाम को देखते हुए आज से मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर्स बनाने जा रहा हूं। अगर आप ये मॉडल पेपर देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप 90% के अबव नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए आज मैंने मॉडल पेपर नंबर पहला बनाया है, जो कि आपके इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। आप कोशिश करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र है E = 4.44 KD KC T5M, E = 2.22 KD KC F 5M, और तीसरा है E = 4.44 KD KC F T5M। तो जो आपका अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन होता है, ये होता है बच्चों E = 4.44 KD KC, कहीं आपको KP मिलेगा, F
T5M। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर संचालन में दो अल्टरनेटर डार्क लैम्प विधि में किस स्थिति में बुझ जाते हैं? टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज और पावर रेटिंग्स बराबर है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, नन। तो जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है बच्चों, तो ये क्या हो जाते हैं? बुझ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है। इन्वर्टर का कार्य क्या है? AC को DC में बदलता है, DC को DC में बदलता है, DC को AC में बदलता है, और नन। तो जो आपका इन्वर्टर होता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। जो इन्वर्टर होता है बच्चों वो क्या करता है? DC को AC में कन्वर्ट करता है। और जो आपका रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर को हम लोग कन्वर्टर भी बोलते हैं और कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये क्या करेगा? आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? DC को AC में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तक 10 मॉडल पेपर्स बनाऊंगा। जो बच्चा ये 10 मॉडल पेपर पढ़ के जाएगा वो 90% के अबव नंबर लाएगा, ये मेरी गारंटी है। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? सिंक्रोनस मोटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? लिफ्ट में यूज़ करते हैं, कागज़ रोलिंग मिलों में यूज़ करते हैं, AC से DC कन्वर्ट में यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में। तो बच्चों ये क्या है? सिंक्रोनस मोटर जो है आपकी, ये पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है। ये क्या इसका हम लोग यूज़ करते हैं? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कन्वर्टर की दक्षता उच्च है? SCR कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो SCR कन्वर्टर होता है इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है AC इंडक्शन मोटर में टार्क और स्लिप के बीच क्या रिलेशन है? स्लिप के बढ़ने से टार्क बढ़ता है, स्लिप के बढ़ने से टार्क घटता है, स्लिप के घटने से टार्क घटता है, नन। तो बच्चों देखिए जो रिलेशन क्या होता है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S होता है। टार्क जो होता है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स टार्क बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगी। ठीक, तो स्लिप के बढ़ने से भी क्या होता है? टार्क बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा टेस्ट आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट आवश्यक है, पोलैरिटी टेस्ट आवश्यक है, ओपन सर्किट टेस्ट आवश्यक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आवश्यक है। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? पोलैरिटी टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए DC जनरेटर को में जो हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अगर आपसे अल्टरनेटर का भी पूछे तो अल्टरनेटर में भी क्या होगा? ये आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है? देखिए ये आपका फील्ड हो गया और ये आपके आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर हो गया, इसके समांतर में आर्मेचर में जुड़ा है। तो पूछा ये कौन सा जनरेटर होगा? ये आपका लोड हो गया। ठीक, तो देखिए जब आर्मेचर के पैरेलल में आपकी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है, ठीक है, तो उस जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं? शंट जनरेटर कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। चलिए पहले शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो ये तो तीनों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है बच्चों, ये सेल्फ एक्साइटेड ही जनरेटर है।
ठीक। और जो ये आपका कौन सा जनरेटर है, ये आपका शंट जनरेटर है, ये आपका शंट जनरेटर है। और शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, और कहाँ करते हैं, चार्जिंग में भी करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एयर गैप को कम करता है, क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। एयर गैप में क्या करेगा, फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो बच्चों आर्क वेल्डिंग में आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषताएं क्या है। लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज। तो जो वेव वाइंडिंग होती है, देखिए समझ लीजिए, वेव वाइंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग करते हैं लो करंट हाई वोल्टेज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लो करंट और हाई वोल्टेज। और जो हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है। पल्सेटिंग होता है, ऑक्सीलेटिंग होता है, अल्टरनेटिंग होता है, नन। तो जो आपका डीसी जनरेटर में जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है E= 5ZPN/60A। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, कम्यूटेटिव कंपाउंड का। तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और जो आपका सीरीज जनरेटर होता है इसका प्रयोग एज अ बूस्टर हम लोग यूज़ करते हैं, एज अ बूस्टर। और जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड होता है इसको मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ यूज़ करता है पिछले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डीसी मशीन का योग बना होता है कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, नन। तो बच्चों छोटी मशीनों के लिए इसमें तो आंसर आपका क्या लगाएंगे, कास्ट आयरन लगाएंगे। ठीक, छोटी मशीनों के लिए आपका कास्ट आयरन, बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील, और सिलिकॉन स्टील का आपका आर्मेचर बना होता है। ठीक है, और जो कम्यूटेटर होता है ये भी जान लीजिए, कम्यूटेटर का छूट रहा है। कम्यूटेटर ये बना होता है हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। ठीक, और ब्रश किसके बने होते हैं ये भी जान लीजिए आप। ब्रश आपके कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का क्या नाम है। देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। यहाँ पे आपको क्या है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में है। पैरेलल मतलब होता है शंट। पैरेलल माने क्या होता है बच्चों, शंट। तो ये आपकी कौन सी मोटर है, ये आपकी शंट मोटर है। ये आपकी कौन सी मोटर है, शंट मोटर है। और इसमें क्या होते हैं, मोल्टन्स होते हैं। इसमें मोल्टन्स होते हैं और कितना थिन वायर का प्रयोग किया था, थिन वायर, पतला वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, नन। तो आपका जो डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये वीडियो आप जो पूरा देखिएगा क्योंकि इन्हीं मॉडल पेपर से आपके सारे क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,
डीसी मोटर गति गणना के लिए गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? N इज इक्वल टू EB/5 और क्या होता है N इज इक्वल टू EB5/120, N इक्वल टू 5/EB और N इक्वल टू EB/5। देखिए पूरा आपको मैथड बता देता हूँ कैसे होता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है 5ZPN/60A, जिसमें क्या होता है बच्चों ZP/60A जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी हम ये लिख देंगे तो F E इक्वल टू K टाइम्स 5N हो गया। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू हो जाएगी E/5। ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? डीसी शंट मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, कम्युलेटिव। तो लिफ्ट में आपकी कौन सी यूज होगी? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब ये देखिए आपको एक स्पीड और टार्क का एक कर्व दे दिया गया है और आपसे पूछा है कि किस मोटर का विशेषता है, सीरीज मोटर का है, शंट मोटर का है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, डिफरेंस कंपाउंड मोटर का है। तो बच्चों ये क्या है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? यूनिवर्सल मोटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए यूनिवर्सल मोटर जो होती है आपकी ये क्या होती है? एसी भी काम करती है और ये डीसी पे भी काम करती है और इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जेट पंप पे, फूड मिक्सर में, टेलीप्रिंटर में नन। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फूड मिक्सर में करते हैं। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सैडल पोल मोटर, स्टेपर मोटर। ठीक है, तो स्टेपर मोटर क्या होता है? घड़ियों में यूज़ होती है। यूनिवर्सल मोटर फूड मिक्सर में यूज़ होती है। सैडल पोल मतलब खिलौना में यूज़ होती है और कैपेसिटर इसका कहाँ होगा? ये पंप में यूज़ होगी। कहाँ होगी? पंप में यूज़ होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण क्षण के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? थोरियम का, ग्रेफाइट का, कैडमियम का, टंगस्टन का। तो बच्चों क्या होता है? कैडमियम की छड़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट। VSI ड्राइव का कार्य क्या है? कन्वर्ट AC टू DC, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट DC टू AC, DC को AC में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट AC टू AC, AC को AC में कन्वर्ट करता है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? दूसरा आपका सही, कन्वर्ट AC टू AC। ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है? ACSR, एल्युमिनियम, हार्ड रॉक, कॉपर, नन। तो बच्चों ACSR का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है? 1 मेगा ओम से अधिक, अनंत, 2 से अधिक मेगा ओम, 3 मेगा ओम से अधिक। तो बच्चों क्या होगा? 1 मेगा ओम से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये कंपटीशन में भी पूछा गया है कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? पिन इंसुलेटर का, स्ट्रैंड इंसुलेटर का, साइकिल इंसुलेटर का, सस्पेंशन इंसुलेटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ठीक है, केवी में, केडब्ल्यू में, एमवीए में और केवीआर में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एमवीए में। ट्रांसमिशन लाइन पर फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होने पर खराबी का क्या कारण है? ठीक है, कंपोनेंट फेल्योर, इंसुलेशन फेल्योर, ह्यूमन एरर,
फ्यूज फेल्योर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंसुलेशन फेल्योर, इंसुलेशन आपका फेल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोल्ट में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। रेक्टिफायर बचाता है, लिमिट स्विच बचाता है, थर्मल रिले बचाती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थर्मल रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको एक सिंबल दे दिया गया है, ठीक है। अब ये पूछा कि कौन सा सिंबल है, किसका सिंबल है, ये SCR का है, IGBT का है, डायक का है, ट्रायक का है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डायक। डायक क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिना गेट का ट्रायक, इसे बोलते हैं बिना गेट का ट्रायक। इसका प्रयोग हम लोग ट्रिगरिंग के लिए करते हैं, किसके लिए, ट्रिगरिंग के लिए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CRO के द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को, इंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, पावर फैक्टर को। तो हम लोग CRO के द्वारा हम क्या ना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया है। एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह, फॉर ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग के लिए, एज एन ऑक्सीलेटर, एक्सीलेटर की तरह, फॉर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन की। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रिगरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है, हार्टले ऑक्सीलेटर, कॉलपिट ऑक्सीलेटर, क्वार्ट्ज ऑक्सीलेटर, नन। तो बच्चों क्या होगा, हार्टले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, SCR में कितने जंक्शन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। देखिए SCR में 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होती है, 1 2 3, ये 4 लेयर होगी, PN 4 लेयर, J1 J2 J3 3 जंक्शन, और 3 टर्मिनल्स, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होता है, 16 होते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीक का नाम बताइए। आपको एक सिंबल दे दिया गया है और पूछे कौन सा गेट है, 2 इनपुट और गेट है, 2 इनपुट नैंड गेट है, 2 इनपुट और नॉर गेट है, 2 इनपुट नैंड गेट। तो बच्चों क्या ये 2 इनपुट नैंड गेट है, ठीक है। अगर आपसे और गेट पूछा जाता, 2 इनपुट और गेट, तो 2 इनपुट और गेट आपका ये बनेगा, ठीक, ओके। ये आपका नॉर गेट है, सॉरी, ये आपका नॉर गेट है। और देखिए बच्चों, नैंड और नॉर, इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, ये भी जान लीजिए आप, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट मतलब इनकी सहायता से हम अन्य गेट्स बना सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए CBT एग्ज़ाम 2023 का मॉडल पेपर पहला बताया है, और कल मैं आपको दूसरा मॉडल पेपर बताऊंगा। इसी तरह आपको 4-5 दिन में आपको मैं 10 मॉडल पेपर्स बना के बताऊंगा, समझाऊंगा। इन मॉडल पेपर्स को आप पूरा पढ़ के जाइएगा और निश्चित तौर पे आप 90% के ऊपर थ्योरी में नंबर पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का भला हो सके। थैंक यू।